अस्सलाम स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इकबाज़ मैसेज टू यूथ जो कि खैबर पख्तूनख्वा क्लास 9 का सेकंड लेसन है उसका हमने एक्सरसाइज किया था कम्प्लीटली। आज की वीडियो में हम ग्रेट लीडर कायद अजीम रहनुमा इस यूनिट का एक्सरसाइज करेंगे। तो टाइम को वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू होने से पहले जितने भी मेरे पख्तून बहन भाई है वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो आज इस यूनिट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि डिस्क्राइब द पर्सन हु हैड कम आउट ऑफ द एरोप्लेन एट मारीपुर कराची। यानी ये सबक आप इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि मारीपुर पे कराची से कौन उतरा था। और यहाँ पे बेसिकली इस आंसर का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो मांगता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन, कि वो बंदा किस तरह था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ऑन अगस्त 7, 1947 a silver aircraft first circled over and then landed at Maripur Karachi airport. The first man who stepped out of the aeroplane was a tall and dignified, wearing a pure white sherwani. Of course, he was our great leader Quaid-e-Azam, the founder and the first governor general of the new country Pakistan. यानी 7 अगस्त 1947 को एक सिल्वर हवाई जहाज़ पहले चक्कर यानी माड़ीपुर पर चक्कर लगा के फिर एयरपोर्ट पे उतरा। पहला आदमी जो हवाई आवाज़ से उतरा, हवाई जहाज़ से बाहर कदम रखा उसने, वो एक लंबा और सफ़ेद शेरवानी पहना था उस आदमी ने, और बावकार आदमी था जिसने खालिद शेरवानी पहनी हुई थी। बिलाशुबा वो हमारा अजीम रहनुमा क़ायद-ए-आज़म था और नए मल्के बानी और पहले गवर्नर जनरल थे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, वाई डिड द क्राउड रोर इन वन वॉइस पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी जब वो जहाज़ से उतरा तो जो जितने भी लोग मौजूद थे वो एक आवाज़ में बोले पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी इसका मतलब ये है कि वो लोग उन लोगों ने क्यों एक ही आवाज़ में बोला। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, और इसका जो मोटिव ये है कि द काज ऑफ रोरिंग ऑफ द क्राउड इन वन वॉइस, यानी क्यों, सारा मतलब क्यों उन लोगों ने एक ही आवाज़ में बोला। तो इसका आंसर आप लेंगे विद द ग्रेट लीडर क़ायद-ए-आज़म स्टेप्ड आउट ऑफ द एरोप्लेन। जब क़ायद-ए-आज़म जहाज़ से नीचे आए उतरे, द होल क्राउड रोड इन विद वन वॉइस पाकिस्तान जिंदाबाद। तो सारे हुजूम ने एक ही आवाज़ में बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। दिस स्टार्टेड चीयरिंग एंड नेवर एंडिंग स्लोगन्स नारे को कहते हैं, स्लोगन्स ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, बिकॉज दे वर एक्साइटेड टू सी देयर ग्रेट लीडर अमंग देमसेल्व्स हु हैड वन पाकिस्तान फॉर देम। यानी वो ना ख़त्म होने वाले नारे लगाते रहते थे क्योंकि उनके दरमियान क़ायद-ए-आज़म मौजूद था जो कि उनके लिए एक अलग वतन या अलग पाकिस्तान जीता था उसने, ठीक है। तो वो सारे इस वजह से उन लोगों ने ये नारे लगाए हुए थे कि क्योंकि क़ायद-ए-आज़म उनके करीब था बहुत और क़ायद-ए-आज़म उनके दरमियान था, इस वजह से वो एक ही वॉइस में ये बोला करते थे। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैड पीपल बिकम होमलेस, कि लोग बेघर क्यों हो गए, यानी लोगों के जो घर थे वो क्यों ख़त्म हो गए या बहुत सारे लोग बेघर हो गए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, millions of people had become homeless because India and Pakistan had become separated countries। मिलियंस लाखों लोग इस वजह से बेघर हो गए क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गए। दे शिफ्टेड टू द कंट्री वेयर दे वांटेड टू लिव, और वो वहाँ पे मुंतकिल हुए जहाँ पे वो रहना चाहते थे। सो द पीपल हु लेफ्ट देयर होम्स एंड माइग्रेटेड टू न्यू कंट्रीज वर होमलेस। अब वो लोग जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल हो गए थे वो लोग क्या हो गए, बेघर हो गए। मिसाल के तौर पर इंडिया में जो लोग रहते थे वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। अब जाहिर सी बात है उनके घर जो थे वो इंडिया में थे, पाकिस्तान में आए तो वो लोग क्या हो गए, बेघर हो गए। इसके बाद हमारे पास आता है, वाई डिड द क़ायद-ए-आज़म लुक सेटिस्फाइड, कि क़ायद-ए-आज़म मुतमईन क्यों नज़र आ रहा था या क्यों लगता था। इसका आंसर आप लिखेंगे, द क़ायद-ए-आज़म लुक्ड सेटिस्फाइड डिस्पाइट द फैक्ट ही वाज टायर्ड एंड फार फ्रॉम वेल, because he had the satisfaction of knowing that the greater part of his work was done. He had won Pakistan for the Muslims of the subcontinent, which was the greatest Muslim state and the 5th largest nation of the world.
यानी ओवरऑल कायद अज़म इस वजह से मुतमईन नज़र आ रहे थे क्योंकि वो जानता था कि जो काम था यानी पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान बनाना, उनका तकरीबन ज़्यादा हिस्सा जो था यानी ज़्यादा काम जो था वो मतलब मुकम्मल हो चुका था। इस वजह से वो मुतमईन नज़र आ रहा था। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कायद अज़म टेल पीपल अबाउट इक्वल राइट, यानी इक्वल राइट मसावी हुकूक़ के बारे में कायद अज़म ने किया बोला। तो इसका जो आंसर लिखें, कायद्स मैसेज अबाउट द इक्वल राइट्स, कायद अज़म टोल्ड पीपल अबाउट द इक्वल राइट्स, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मास्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यू मे बिलोंग टू एनी religion or caste, we are all citizens of one state. He was of course reminding them of the Prophet ﷺ teaching that all men are equal in the eyes of Allah। इन्हीं मसावी हुकूक़ के बारे में कायद अज़म ने ये बोला कि सब लोग आज़ाद हैं, सब लोग अपनी अपनी इबादत गाहों में जा सकता है इसी पाकिस्तान में, और सब लोग पाकिस्तान के एक जैसे शहरी हैं। और यकीन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीमात याद दिलाना चाहता था कि इंसान जो है अल्लाह के नज़दीक इंसान सब बराबर है। इसके बाद हमारे पास इस यूनिट में आते हैं MCQs। चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग्स। MCQs नंबर 1 जो है हमारे पास ये हैं कि एज ही ड्रॉ थ्रू द ग्रेट सी ऑफ पीपल दैट स्ट्रेच्ड फ्राम द एयरपोर्ट टू द सिटी, यानी इस सेंटेंस में जो सी ऑफ पीपल हैं इसका क्या मतलब है। तो इसका जो मतलब ये है कि देयर वाज अ वेरी ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, के वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। सेकंड MCQs हमारे पास हैं, एज सुन है एज ही अपीयर्ड द होल क्राउड रोल्ड विद वन वॉइस पाकिस्तान जिंदाबाद, जैसे वो ज़ाहिर हुए तो सारे लोग एक ही आवाज़ में बोले पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इसका सेंटेंस यानी इस सेंटेंस में ये जो रोड विद वन वॉइस जो है इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है हमारे पास बी ऑप्शन सही आता है, अ लॉन्ग एंड डीप वॉइस। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने स्किप किए, वो इस वजह से क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है और उसमें पेपर में उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास आता है, थ्रू ऑल द एक्साइटमेंट ऑफ दोज फर्स्ट डेज इन द लाइफ of the young nation। in this sentence the phrase young nation means, यानी इस सेंटेंस में young nation जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका बेसिकली इसका जो आंसर आप लिखेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन सही आते हैं। कुछ लोग इसको ये जो न्यूली डिवेलप्ड कंट्री है ये ऑप्शन कहते हैं कि ये सही है, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन आप लिख सकते हैं नॉट फुली फॉर्म्ड कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान तब तक पूरा नहीं बना था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, कायद अज़म द मैन हु हैड मेड इट पॉसिबल रिमेन काम सीरियस एंड सोबर आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज। इसका सिंपल जो ऑप्शन है वो है ही वाज थिंकिंग ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल हु हैड बिकम होमलेस, यानी उस टाइम पे कायद अज़म एक मरतबा बहुत पुरसकून और संजीदा नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो इन लोगों के बारे में सोच रहा था क्योंकि जो बेघर हो गए थे। इसके बाद हमारे पास आते हैं ग्रामेटिकली पोर्शन में हमारे पास आते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग फ्रेजेस, यानी यहाँ पे फ्रेजेस दिए गए हैं और इसका जो मतलब निकलता है, ठीक है, वो आप बताएं। द चीयर्स एंड टीयर्स ऑफ जॉय, यानी खुशी के माने में ये सेंटेंस इस्तेमाल होता है। फार फ्राम हील यानी फार फ्राम वेल ठीक होने के माने में इस्तेमाल होता है। फार दूर के माने में से यानी ठीक होने से दूर, यानी इसका मतलब कि बीमार हैं, इल, ठीक है। हैड बिकम अ नेशन, यानी वो बिकम अ नेशन, इसको पाकिस्तान, इसके सेंटेंस से पाकिस्तान मुराद है। इनिमी ऑफ टुडे मे बी फ्रेंड ऑफ टमारो, यानी आज जो दुश्मन है वो कल हो सकता है दोस्त है, वो दोस्त हो जाए, इसका इससे मुराद इंडिया है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस वर्ड्स दिए गए हैं, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन, यानी अपने अल्फाजों में इन वर्ड्स को इस्तेमाल करें। तो एक्साइटमेंट जज्बे को कहते हैं। अगर हम इसको वर्ड सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो इसी तरह हम कर सकते हैं कि एज योर एक्साइटमेंट ग्रीव यू विल बी एबल टू स्पीक फास्टर, यानी अगर हम लैंग्वेज की बात करें, कोई लैंग्वेज सीख रहा है या सीखना चाहता है, जब उसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा आसानी से के साथ वो काम कर पाएगी।
as your excitement grew you will be able to speak faster। इसके बाद आइडियल मतलब अगर हम इस सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे कि दिस इज़ वेरी या मरी इज़ एन आइडियल स्पॉट फॉर वेकेशन। मरी एक अच्छी जगह है वेकेशन के लिए, छुट्टियों के लिए। रियरली कम के माने में इस्तेमाल होती है, तो अगर हम ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि शी रियरली टॉक अबाउट हर पास्ट, यानी वो अपने माजी के बारे में बहुत कम बोलती हैं। या इसके बाद हमारे पास है वास्ट, एक होता है वेस्ट, एक होता है वास्ट। वास्ट वसी के माने में इस्तेमाल होता है, वेस्ट ज़ाय के माने में इस्तेमाल होता है। तो वास्ट जो है हमारे पास वो ये है कि वास्ट ऑफ ऑडियंस और वाचिंग, वास्ट ऑफ ऑडियंस आर वाचिंग। इसके बाद हमारे पास है यूनिटी, आप लोगों ने शायद देखा होगा। इसके बाद हमारे पास ग्रामर में आर्टिकल हैं। इस यूनिट में आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है कि आप ए एन या दी फिल करें। अगर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता तो वहाँ पे आप क्रॉस का निशान आप सिंपल लगा दें। तो फर्स्ट जो हमारे पास है आई लाइक ब्लू टी शर्ट और देयर बेटर देन रेड वन। तो यहाँ पे टी शर्ट जो कि हैं कॉमन नाउन है, और इसके साथ अगर हम ब्लू लगाएंगे, कलर मेंशन करेंगे, तो यह हमारे पास प्रॉपर बन जाएगा, जिसके साथ हम THE लगाएंगे। और दूसरा MCQs में THE सही है। इसके बाद देयर कार्स डज 150 माइल्स एन आवर सही है। वेयर इज़ द USB ड्राइव, एक ड्राइव होता है और इसके साथ USB हम लगाएंगे तो ये प्रॉपर नाउन बन जाती है। इसके साथ हम लगाएंगे फिर THE। इसके बाद डू यू स्टिल लिव इन बनू, यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। इज़ यूर मदर वर्किंग इन एन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, यहाँ पे एन सही है। इसके बाद हमारे पास वब आता है। वब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बगैर एक कोई भी सेंटेंस नहीं बनती। तो वर्ब हमारे पास बेसिकली काम करता है, या तो वो एक्शन शो करता है या कोई भी स्टेट शो करता है। तो अगर हम एक्शन देखेंगे तो ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है, तो यहाँ पे क्या एक्शन ज़ाहिर होता है। इसके बाद ही लुक्स बिजी, वो मसरूफ़ नज़र आता है या लगता है, यहाँ पे ये कंडीशन स्टेट शो करता है, तो यहाँ पे हम इसको स्टेट वर्ब कहेंगे। अच्छा, ये एक्शन वर्ब को डायनामिक वर्ब भी कहा जाता है, और ये जो स्टेट वर्ब है इसको स्टेटिव वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद वर्ब की जो काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, वो बेसिकली 2 टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमारे पास वो वर्ब होते हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी होता है, ऑब्जेक्ट के बगैर वो मीनिंग नहीं देते। ये लेकिन मिसाल के तौर पर आई प्ले मैं खेलता हूँ, किया खेलते हो। आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल किया बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ अगर हम ऑब्जेक्ट ना भी लगाए तो तब भी वो हमें मीनिंग देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई स्लेप्ट, मैं सो गया। अब इसके साथ अगर मैं ऑब्जेक्ट लगाना भी चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर एडिशनल पर्पज़ अगर मैं इसको लगाना चाहता हूँ तो मैं लगा सकता हूँ कि आई स्लेप्ट ऑन बेड, मैं बेड पे सोया। इसके बाद अगर वर्ब की फॉर्म्स की बात मैं करूँ तो एक वर्ब जो है वो हम 7 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट फॉर्म है जो आप जानते हैं, सेकंड फॉर्म है गो वेंट, सेकंड फॉर्म हो गया। पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। और जिस वर्ब को हम ING या प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला यानी कंटिन्यूस टेंस वाला वर्ब कहते थे उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। और टू इन्फिनिटिव हमारे पास वो वर्ब होते हैं जो कि वर्ब बेस फॉर्म के साथ जब पहले टू लग जाता है तो वो इन्फिनिटिव हमारे पास बन जाता है। बेस फॉर्म हमारे पास जो बेस फॉर्म होता है जैसे कि गो वगैरह, ये क्या है, बेस फॉर्म है। इसके साथ SCIS फॉर्म जो कि हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के पॉजिटिव मूड में हम इसके साथ इजाफा करते हैं SCIS का, तो वो क्या है, हमारे पास SCIS फॉर्म है। इसके बाद जेरंट और पार्टिसिपल एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि नाउन का फंक्शन करता है, तो वो एक्चुअली में होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे मैंने आपको बताया जी वाले फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो वो वर्ब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है और एज अ नाउन फंक्शन करते हैं तो उसको हम जेरंट कहते हैं। जैसे कि स्विमिंग हमारे पास वर्ब है लेकिन यहाँ पे ये क्या करते हैं, एज अ नाउन फंक्शन करते हैं, उसको अभी कहते हैं जेरंट। इसके बाद पार्टिसिपल एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल अगर ये एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करता है तो उसको फिर पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहेंगे।
ठीक है। बाकी इसमें वैसा कुछ ख़ास नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीखा होगा। आप लोग को एग्ज़ाम में इस वीडियो को बदौलत कुछ ना कुछ सीखेंगे और मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।